गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल नहीं रहे। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का निधन हो गया। वो 92 साल के थे और सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। केशुभाई पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केशुभाई का जाना मेरे लिए किसी पिता तुल्य के जाने की तरह है। पंजाब के बरनाला में एक 4 साल की दलित बच्ची के रेप का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक पड़ोस में ही रहने वाले एक नाबालिग लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया। इस बच्ची के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ। फिल्म द व्हाइट टाइगर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। इस फिल्म में प्रियंका के साथ राजकुमार राव भी दिखाई देंगे। Gets born only once every generation. The White Tiger. बिहार की जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी का मंच अचानक टूट गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो मंच पर खड़े होकर भाषण देते दिखे। ठीक तभी मंच टूट गया और वहां बैठे सभी लोग नीचे गिर गए। यह हादसा उस समय हुआ जब उस्मानी सरकार गिराने की बात कर रहे थे। एएमयू के छात्र रह चुके उस्मानी तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने जिन्ना की तस्वीर एएमयू से हटाने का विरोध किया था। लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी का केवडिया और अहमदाबाद के बीच सी प्लेन सेवा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत करने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद गांधीनगर में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम मोदी नर्मदा के केवडिया के लिए रवाना होंगे। गुजरात में मार्च के आखिर में कोरोना की शुरुआत के बाद से पीएम मोदी का अपने गृह राज्य का ये पहला दौरा होगा। पीएम मोदी अहमदाबाद हवाई अड्डे से एक हेलीकॉप्टर से केवडिया पहुंचेंगे। इस बीच पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जंगल सफारी, नदी में क्रूज, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, यूनिटी ग्लो गार्डन, कैक्टस गार्डन, एकता नर्सरी, इको टूरिज्म पार्क और आरोग्य वन जैसे 17 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे और साथ ही 4 नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी करेंगे। सीरिया के इदलिब में तुर्की के समर्थन वाले विद्रोहियों ने सेना की कई चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। आरोप है कि सीरिया की सेना ने 3 दिन पहले विद्रोहियों पर हवाई हमले करवाए जिसमें 50 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। और इसी के जवाब में विद्रोहियों ने भी उसके ठिकानों पर जमकर गोलाबारी की। भारी हथियारों से लैस लड़ाके अपने दुश्मन पर एक के बाद एक कई गोले बरसाते दिखे जिससे पूरा इलाका गूंज उठा और हर तरफ धूल और धुएं का गुबार छा गया। विद्रोहियों ने इन हमलों के जरिए दुश्मन को अपने 50 से ज्यादा लड़ाकों की मौत का जवाब दिया। खबर है कि विद्रोहियों पर हुए हमले के बाद इदलिब में रूस और तुर्की की मध्यस्थता से हुआ संघर्ष विराम भी खतरे में पड़ गया है। आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से दुनिया के सामने खुल गई है। पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल कर लिया है कि पिछले साल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला उसी ने करवाया था। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने तो पाकिस्तानी संसद में पुलवामा हमले को इमरान खान सरकार की बड़ी कामयाबी तक बता दिया। पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने नेशनल असेंबली में बहस के समय खुद इस बात पर मोहर लगाई कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के मंत्री के पुलवामा आतंकी हमले की बात मान लेने पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि अब जब पाकिस्तान ने खुद ही आतंकवाद की बात मान ली है तो ऐसे में पाकिस्तान के कबूलनामे का इस्तेमाल भारत दुनिया को यह बताने में करेगा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट किए जाने की जरूरत है। पहले तो मैं पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस अध्यादेश को मंजूरी के बाद
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण रोकने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। ये आयोग किसी भी जगह की जांच के साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई भी कर सकेगा। साथ ही ये आयोग प्रदूषण से जुड़े निर्देश नहीं मानने वालों को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा सकेगा। इस आयोग में 18 सदस्य होंगे, जिनमें कई अधिकारी और पर्यावरण से जुड़े जानकार शामिल होंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग के समय नागोर्नो काराबाख में स्टेपनाकार के बाहरी इलाके में कई विस्फोट देखे गए। जिस समय ये धमाके देखने को मिले, उसी वक्त अजरबैजान और आर्मेनिया के राजनयिकों के बीच अलकाबादी क्षेत्र पर अपने लंबे संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश के लिए बातचीत हो रही थी। पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले को अपनी कामयाबी बताया। पाकिस्तान ने पहली बार कबूल किया कि पुलवामा हमला पाकिस्तान नहीं करवाया था। इमरान खान की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने यह बात पाकिस्तान की संसद में कही। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाने में देर नहीं की। Their own leaders have time and again spoken about their role with regard to terrorism. The country which provides shelter to the maximum number of UN proscribed terrorists should not even attempt to play victim. NIA ने टेरर फंडिंग मामले में लगातार दूसरे दिन छापेमारी की। ये छापे दिल्ली, श्रीनगर और अनंतनाग समेत कई जगहों पर मारे गए, जिनमें कई दस्तावेज बरामद हुए। NIA की टीम अब यहाँ से जा चुकी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उनको यहाँ से ले जाया जा चुका है। IPL में एक दिन पहले हार्दिक पांड्या और क्रिस मॉरिस को मैच रेफरी ने फटकार लगाई, क्योंकि मैच के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों पर एक दूसरे के ऊपर कुछ टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मैच में मॉरिस ने पांड्या को आउट किया था। पाकिस्तान के कराची, लाहौर और राजधानी इस्लामाबाद समेत कई शहरों में फिर हल्का लॉकडाउन लागू हो गया। वहां की इमरान सरकार ने यह फैसला कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद लिया। साथ ही प्रशासन को लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया गया है। यूरोप की सड़कों पर अब एक ऐसी कार दौड़ेगी जो जमीन पर तो हवा से बातें करेगी ही, लेकिन अगर ट्रैफिक जैम मिला तो आसमान में भी उड़ जाएगी। यूरोप के देश हॉलैंड की एक कंपनी ने यह कार बनाई है, जिसे यूरोप की सड़कों पर चलाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। ऐसे में जल्द ये कार लोगों को जमीन पर घुमाने के साथ ही आसमान की सैर भी कराएगी। सामने आई तस्वीरों में खूबसूरत रंगों और स्टाइलिश डिजाइन वाली ये कार पहले तो 3 पहियों पर फर्राटे से दौड़ती नजर आई। स्पीड ऐसी जैसे कोई स्पोर्ट्स कार हो, मगर अगले ही पल उसने आसमान को अपना ठिकाना बना लिया। कार ने टेक ऑफ किया और हवा में उड़ती दिखी। बताया गया कि सड़क पर ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है और हवा में तो ये रफ्तार बढ़कर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इस कार में 2 लोग बैठ सकते हैं और इसलिए ये है भी बिल्कुल कॉम्पैक्ट, बहुत कम जगह घेरती है। चेन्नई के कई इलाकों में हुई भारी बारिश ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तर पूर्वी मानसून ने देश के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे दी, जिस वजह से चेन्नई के कई हिस्सों में इतना पानी बरसा कि सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात ऐसे बन गए कि सड़कें नहर जैसी दिखने लगी। पानी भरने की वजह से कई जगहों पर तो बाजार भी नहीं खुला, सभी दुकानें बंद नजर आईं। जो लोग घर से बाहर निकले वो परेशान होते दिखे। गाड़ियों को पानी के बीच से निकालने में भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। एक तस्वीर तो ऐसी भी सामने आई जिसमें एक आदमी पानी से बंद हो चुकी अपनी मोटरसाइकिल को पैदल ले जाता दिखा। ऐसे में चेन्नई नगर निगम के कुछ कर्मचारी घर से निकले लोगों की इस समस्या को दूर करने में जुट गए। Right now, efforts are on to clear the waterlogged areas across the city. कई इलाकों में सड़क किनारे पानी जमा होने से वहां ट्रैफिक जैम हो गया और गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। बिहार के एडीजी अमित कुमार के मुताबिक मुंगेर मामले में 7 दिन में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल मुंगेर में हालात काबू में है और चुनाव आयोग के आदेश पर नए डीएम और नए एसपी ने भी वहां पर ड्यूटी संभाल ली है। हमारे साथ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार है। अमित जी, जिस तरीके से मुंगेर में बवाल मचा, बीच में शांति थी लेकिन आज फिर बवाल मचा, उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, चुनाव आयोग ने आज जो आदेश दिया जिसमें नए डीएम और एसपी की यहाँ पर पदस्थापना हुई है, उन लोगों ने यहाँ ज्वाइन कर लिया है और डिविजनल कमिश्नर मगध गया को आदेश दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर वो अपनी जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट देंगे। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग को जो निर्णय लेना होगा वो लेगा और उसके आधार पर कार्रवाई राज्य सरकार करेगी। अभी स्थिति क्या है? स्थिति अब नियंत्रण में है। अभी आप चाहें तो शहर में घूम सकते हैं, शहर का जायजा ले सकते हैं और अभी किसी प्रकार की डिस्टरबेंस होती हुई नजर नहीं आ रही है।
पुलिस पूरी चौकस है और काफ़ी अतिरिक्त बल भी आया है यहाँ पर, तो अभी स्थिति कल से सामान्य होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराष्ट्र एटीएस ने आईएसआई की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि आईएसआई ने भारतीय वायुसेना के अपग्रेड हुए लड़ाकू विमानों की अहम जानकारी जुटाने की कोशिश की, साथ ही K-13 मिसाइल से जुड़ी जानकारी भी हासिल करने का प्रयास किया। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने इस काम के लिए नासिक के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम करने वाले असिस्टेंट सुपरवाइजर दीपक सिरसाट को हनी ट्रैप में फंसाया, जिसकी जानकारी लगने के बाद HAL में काम कर रहे दीपक को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से 3 मोबाइल, 5 सिम कार्ड और 2 मेमोरी कार्ड बरामद किए, जिनसे कई अहम दस्तावेज, फोटो और वीडियो मिले हैं, जिन्हें आरोपी लंदन के एक नंबर पर भेज रहा था। जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन लाइन में जो एयरक्राफ्ट्स है उनकी जानकारी है, डिटेल्स, प्लान्स, ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको पास ऑन की। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक लड़की ने अस्पताल में रेप का आरोप लगाया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक लड़की ने अस्पताल में इलाज के दौरान रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता और यूपी के उन्नाव से सांसद रह चुकी अनु टंडन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। साथ ही उन्होंने माना कि उनमें और पार्टी प्रदेश नेतृत्व में कई मुद्दों पर टकराव था। कांग्रेस छोड़ने के बाद अब अनु टंडन के समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें तेज हो गई। बिहार के पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी की वजह से उनके हेलीकॉप्टर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच संपर्क टूट गया था। उस समय मनोज तिवारी चुनाव प्रचार के लिए पटना से बेतिया जा रहे थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर बेतिया में नहीं उतर सका। आसमान में काफी देर तक चक्कर काटने के बाद हेलीकॉप्टर को पटना में उतारना पड़ा। दिल्ली की जेलों में अभी वो कैदी वापस नहीं बुलाए जाएंगे जिन्हें लॉकडाउन के दौरान जमानत या पैरोल पर छोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी। इससे पहले अदालत ने इन रिहा कैदियों को 13 नवंबर तक सरेंडर करने को कहा था। मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों के बिजली बिल ज्यादा आने का मुद्दा उठाया और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। साथ ही राज ठाकरे ने प्रदेश के मंदिर न खुलने पर भी नाराजगी जताई। पश्चिम बंगाल के बागनान में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत के बाद पार्टी से जुड़े लोगों ने इलाके में जगह जगह प्रदर्शन किए। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बुलाए 12 घंटे के बंद की वजह से इलाके के ज्यादातर बाजार बंद ही थे। बीजेपी ने हत्या के विरोध में सरकार के विरोध में जुलूस निकाला। पूरे इलाके में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। इन दिनों खूब चर्चा में इस मशीन को नीमच के ही कुछ इंजीनियरों ने बेहद कम लागत में तैयार किया और दावा किया कि बिना छुए काम करने वाली ये मशीन कोरोना से बचाव में बहुत कारगर है। ऐसी एक मशीन कलेक्टर के दफ्तर के बाहर भी लगाई गई, जो थर्मल स्क्रीनिंग के साथ लोगों के हाथों को सैनिटाइज करती दिखी। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि जैसे ही एक आदमी अपना तापमान मापने के लिए मशीन के सामने खड़ा हुआ, मशीन खुद ब खुद एक्टिव हो गई और बिना किसी बटन के दबाए उसने पहले तो तापमान मापा, फिर उसके हाथों को सैनिटाइज किया। आपके हाइट को डिटेक्ट करके आपके सिर पे आके रुकेगी, आपका टेम्परेचर वहीं बता देगी। नीमच के इंजीनियरों की बनाई इस मशीन की खूब तारीफ हो रही है। छात्रों की इस पहल को जिला कलेक्टर ने भी सराहा। एक अच्छा उदाहरण इन बच्चों ने पेश किया। मैं चाहूंगा अन्य बच्चे भी इस तरीके के पहल कर। बताया गया कि कोरोना से बचाव के लिए बनाई गई इस मशीन को बाजार में उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे फ्रांस में लॉकडाउन के ऐलान के बीच कोरोना पीड़ित मरीजों को विमानों से देश के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया। फ्रांस के कई इलाकों में कोरोना केस तेजी से बढ़ने के बाद अस्पतालों में जगह कम पड़ गई और यही वजह रही कि वहां से कोरोना मरीजों को विमानों के जरिए फ्रांस के उन इलाकों में भेजा गया जहां महामारी का असर कम है, ताकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। इसके लिए यात्री विमानों के साथ ही सेना के विमानों की भी मदद ली गई, जिन्होंने मरीजों को फ्रांस के अलग अलग इलाकों तक पहुंचाया। बेड की कमी के साथ ही फ्रांस अस्पतालों में आईसीयू की किल्लत से भी जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद फ्रांस में 1 महीने के लॉकडाउन का ऐलान भी हो गया। वहां पिछले कुछ हफ्तों से रोजाना 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केरल के सोना तस्करी केस में मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव एम शिवशंकर की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताने के लिए तिरुवनंतपुरम में जोरदार प्रदर्शन किया। एक दिन पहले ही ईडी ने एम शिवशंकर को गिरफ्तार किया था।
जिसके अगले दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केरल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इन लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तिरुवनंतपुरम में सीएम पिनरई विजयन के आवास का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी, लेकिन वो पानी की मोटी धार को झेलते रहे। कई कार्यकर्ता तो अपनी जगह से हिले तक नहीं। यही नहीं, कुछ लोगों ने उन्हें रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड गिरा दिए। मामला सोना तस्करी केस में मुख्यमंत्री के सचिव रहे एम शिवशंकर की गिरफ्तारी का था, लिहाजा कांग्रेस ने इसे लपकने में देर नहीं की और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। We want the chief minister to resign immediately. इससे पहले जब कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए जुटे तो पुलिस पहले से ही तैयार दिखी, लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस के सुरक्षा इंतजामों को तोड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। एम शिवशंकर को मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है। यही वजह रही कि 30 किलो सोने की तस्करी के मामले में उनकी गिरफ्तारी होते ही विपक्ष ने मुख्यमंत्री को अपने निशाने पर ले लिया। नीतीश कुमार को खलनायक बताने पर घमासान हो गया। बिहार चुनाव में आरजेडी के उस ट्वीट पर जबानी जंग छिड़ गई जिसमें सीएम नीतीश कुमार को खलनायक बताया गया। आरजेडी ने रोजगार के मुद्दे पर सीएम को घेरा और उन्हें युवा विरोधी करार दिया। इतना ही नहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो बिहार में हुए पहले चरण के चुनाव में ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा भी किया। फर्स्ट फेज हम तो बता रहे हैं कि पूरी क्लीन स्वीप जो है हम लोग कर रहे हैं। आरजेडी के हमले पर जेडीयू ने पलटवार किया और एक बार फिर सत्ता में अपनी वापसी का दावा किया। घटिया शब्दों का प्रयोग करने से वो बाज है। दिल्ली पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में 3 लोगों को कोटला मुबारकपुर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 5 मोबाइल और एक रजिस्टर भी बरामद किया जिसमें पैसों के लेन देन का हिसाब रखा गया है। यूपी के मेरठ में एक मकान में तेज धमाका हो गया। ये धमाका सिलेंडर के फटने से हुआ जिससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा। साथ ही इन मकानों के मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। चैंपियंस लीग के एक फुटबॉल मैच में बार्सिलोना ने यूवेंटस को 2-0 से हरा दिया। यूवेंटस क्लब के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस मैच में हिस्सा नहीं ले रहे थे क्योंकि उनकी तीसरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मुंबई के दहिसर में एक अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए आईसीयू में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ऑक्सीजन देने वाली मशीन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसने काफी तेजी से मशीन को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन राहत की बात यह रही कि मशीन में जिस वक्त आग लगी उस समय एक नर्स मरीज की देखरेख के लिए उसके पास पहुंची थी। नर्स अपने काम में लगी हुई थी और इस बीच मशीन से तेज लपटें उठती दिखाई थी। नर्स ने फौरन मशीन के बिजली के तार को अलग किया और फिर उसे बुझाने की कोशिश में जुट गई। इस बीच आसपास मौजूद अस्पताल का दूसरा स्टाफ भी वहां काफी तेजी से पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश में जुट गया। इस बीच एक नर्स ने आग पर पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। हालांकि थोड़ी ही देर बाद सूझबूझ से नर्सिंग स्टाफ ने आग पर काबू पा लिया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।